पाने का एक और तरीका है, वो है एक किंग लेवल स्पेस बीस्ट को खत्म करना और उसके क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना। पर इसका ख्वाब भी मत देखना। किंग लेवल स्पेस बीस्ट सिर्फ पावरफुल ही नहीं होते बल्कि वो काउंटलेस लो लेवल स्पेस बीस्ट्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऊपर से हायर अप्स को चिंता है कि इनएक्सपीरियंस्ड कल्टिवेटर्स इस चक्कर में अपनी जान दांव पर लगा देंगे, इससे उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट सील कर दिया है, आईएससी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया गया। समझे? वन म्यू ने गहरी सांस ली। हाँ, समझ गया यंग मैडम। उसी वक्त ली बो वेन गैदरिंग पॉइंट पार खड़ा था। उसने आसपास देखा और साय किया। अजीब है, इस साल उनकी स्पीड इतनी स्लो क्यों है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? लेकिन थोड़ी देर बाद टेलीपोर्टेशन गेट से फिर सिग्नल आया। कौन सी टीम सबसे पहले पहुंचेगी भला? एक आवाज गूंजी और जल्द ही वन म्यू और नई जे की जोड़ी अपीयर हुई। वहां पहले से ही वेट कर रहे थे। ली बो वेन ने उन्हें देखा और अपनी सार्कास्टिक सरप्राइज को रोक नहीं पाया। वाह, ये तो अनएक्सपेक्टेड है। तुम दोनों फर्स्ट ग्रुप हो जिसने प्रैक्टिस कंप्लीट की है। कैसा लगा? रूइन नंबर 7 में मजा आया। वन म्यू अपना गुस्सा रोक ना सका और गुस्से से बोला, तुम्हारे जैसे टीचर को तो सीधा जूते का ताला दिखाओ, यू स्काउंड्रल। आपने तो कहा था कि सिर्फ लो लेवल स्पेस बीस्ट्स हैं। तो वो मिड लेवल वाला बीस्ट जो अचानक आ गया, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? नई जे तो मरते मरते बची, आपको पता है। ली बो वेन ने वन म्यू से नजर हटाए बिना अनजान बनने का नाटक किया। मिड लेवल स्पेस बीस्ट? हाँ, वहां मिड लेवल वेल भी थे। मुझे तो कुछ पता ही नहीं। वन म्यू को समझ आ गया कि उससे कुछ निकलवा नहीं सकता, तो वो पलटकर बदबदाया। HMPH, इस स्कूल के टीचर्स सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, जब जरूरत हो तो कहीं दिखाई नहीं देते। बो वेन ने उसकी पीठ को देखते हुए मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, HMPH अभी भी इतना फाइस्टी है, लगता है मिड लेवल स्पेस बीस्ट भी उसे डराने के लिए काफी नहीं था। कुछ ही देर बाद दो फ्रेशमैन टेलीपोर्टेशन गेट से अंदर आए। हो वायु ने चापलस चेहरा बनते हुए कहा, लुओपू भाई के साथ ग्रुप में होना कितना अच्छा है। 10 स्पेस बीस्ट्स को मार गिरना तो दाएं हाथ का खेल था। इस स्पीड से हमारी टीम जरूर टॉप पार होगी। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस जल्दी ही गायब हो गया जब उसने देखा कि वन म्यू और नई जे पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। वन म्यू ने हंसकर मजाक उड़ाया, ओ वायु, क्या हाल है? तुमने लुओपू भाई की प्रोग्रेस स्लो क्यों कर दी? वो तो ऑलरेडी नंबर 2 पार है। और हाँ लुओपू, नेक्स्ट टाइम जैब कोई जूनियर चूज करना तो थोड़ा यूजफुल चूज करना। सिर्फ चतुकर्ता करने वाले को अपना मैट बनाना, वरना खुद का ही नुकसान होगा। वन म्यू से प्रोवोकेशन मिलने पर लुओपू करीब आया। उसकी आवाज में ठंडक थी। एक्सक्यूज मी, जरा रास्ता देना। वन म्यू ने रोकने की तकलीफ भी नहीं की, बस एक तरफ हट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लुओपू आगे बढ़ा, उसकी आंखों में शक चमक रहा था और उसने नई जे से सीधा पूछा, तुमने इतनी जल्दी प्रैक्टिस कैसे कंप्लीट की? क्या वन म्यू का भी इसमें कोई हाथ था? ठीक उसी वक्त झंग डाइक्सायोएनजी टेलीपोर्टेशन गेट से निकल कर आया और लुओपू की बातों से उसका अटेंशन गया। नई जे ने मन ही मन कोसा, दम्मित, ये मुझसे अचानक क्यों पूछ रहा है? वो लुओपू की पर्सनालिटी अच्छे से जानती थी। अगर वो सच भी बोलती कि सारा क्रेडिट वैन म्यू को जाता है, तब भी वो विश्वास नहीं करेगा। ये सोचकर उसने जल्दी से एक बहाना ढूंढा, अरे बस अंदर के स्पेस बीस्ट्स के एट्रीब्यूट्स मेयर से काउंटर हो रहे थे, मैंने उन्हें आसानी से निपटा दिया। लुओपू ने ये सुनकर संतुष्टि से सर हिलाया। उसका चेहरा खुल गया और वो हल्का सा मुस्कुराया, और तो ये बात है, तुम तो बड़ी लकी हो। झंग डाइक्सायोएनजी की टीम में से एक आदमी ने बात बढ़ाई, ये वन म्यू तो सच में लकी है, ना जाने कैसे एक सुपर स्ट्रॉन्ग नई जे के साथ टीम अप कर गया। अब तो उससे कुछ करने की भी जरूरत नहीं है और वो प्रैक्टिस में क्लास टॉप कर लेगा। झंग डाइक्सायोएनजी ने अलग सोचा। उसने ताना मारकर हंसा। उसकी आवाज में सार्केज्म था, लकी? हाँ, मैं तो इस लक वक में बिलीव नहीं करता। ये तो बस एक ट्रिक है सबका ध्यान भटकने के लिए। पलक झपकते ही 6 महीने गुजर गए और अभी भी रूइन नंबर 7 में एक मॉन्स्टर दहद रहा था, जमीन को खुरेच रहा था, अपने ही नीले खून के पूल में। पता चला उन सबको वन म्यू ने सफाई से निपटा दिया था और वो जमीन पर इधर उधर पड़े थे। उसने साय करते हुए कंप्लेन किया, उफ, कितना बोरिंग है, अब इन सब से लड़ने में कोई फायदा नहीं मिलता। शुक्र है फेंग यू सिटाडेल में ट्रेनिंग के दिन भी अब खत्म होने वाले हैं। अब वो एक्साइटिंग एक्टिविटी शुरू होने का टाइम आ गया है, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के सिटीज की रैंकिंग कंपटीशन। वो एक्साइटेड मूड में स्कूल लौट आया, लेकिन मन ही मन सोचा, पिछले 6 महीने में कल्टीवेशन स्पीड बहुत स्लो रही है। आज शैडो सिस्टम के हिसाब से जो आधे साल से अपडेट हो रहा है,
और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये पक्का मेरे साथ धोखा कर रहा है। जब तू जागेगा ना टैब, मैं तुझे बताऊंगा कि तमीज क्या होती है। मुन में बैड डेट यू, वो कंप्लेन किए बिना रह ना सका। ये टीचर्स भी ना कितने फ्री हैं। सुबह सुबह फिर से मीटिंग। कल रात भर प्रैक्टिस की थी, अब उनकी लेक्चर्स सुनने की एनर्जी कहाँ है। तभी डुओंग एंड गंभीरता से खड़े हुए और बोले, क्या सब नए स्टूडेंट्स मौजूद हैं? अगर सब है तो मैं सीधा मूड डे पर आता हूँ। आज मैंने आप सबको इकट्ठा किया है ये अनाउंस करने के लिए कि एक हफ्ते में सिटी रैंकिंग कंपटीशन शुरू होने जा रही है। कंपटीशन के रूल्स है कि थियन वैन पैलेस सारे आइटम्स जायम रिवर एरिया में उतरेगा। टैब, हर सिटी के नए स्टूडेंट्स 5 से 7 लॉग ऑन की टीम्स बनाएंगे जिन्हें स्पेस बीस्ट्स को खत्म करना होगा। उन्हें मारने पर आपको जो टोटल पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें काउंट किया जाएगा आपकी सिटी के इवैल्यूएशन पॉइंट्स के रूप में, और एफआईआर दूसरी सिटीज के साथ कंपेयर करके ओवरऑल रैंकिंग बनाई जाएगी। इस दौरान स्पेस आइज आप सबको 24 घंटे मॉनिटर करेंगे। आपके हर एक्शन को पूरी दुनिया की सभी बड़ी सिटीज में लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, इसलिए चीटिंग करने की सोचना भी मत। और हाँ, मिस्टिक गिल्ड से सर्वाइवल आर्मोर लेना मत भूलना, वो मुश्किल वक्त में आपकी जान बचाएगा। आर्मोर मिलने के बाद आप अपनी मर्जी से टीम्स बना सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आखिर में मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने डिजायर्ड पॉइंट्स अचीव कर सकें। वन न्यू सुनकर मुन में बदबदाया, फ्री सर्वाइवल आर्मोर सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे अपने डैड का वॉरियर इक्विपमेंट हाई यूज करना चाहिए। ठीक है, अब नई जे को ढूंढ कर टीम बनानी होगी। जब उसने ये ऑफर किया तो नई जे ने शर्माते हुए कहा, सॉरी यार, लेकिन मैंने ऑलरेडी किसी और के साथ टीम बना ली है। वन न्यू उछल पड़ा और चिल्लाया, अरे यार, इतनी जल्दी कैसे हो गया? नई जे ने एक्सप्लेन किया, मेरी गिल्ड ने पहले हाई अरेंजमेंट कर दिया था, मुझे लुओपू के साथ कोलैबोरेट करना है, और हो डब्ल्यू ने तो अपनी अलग टीम बनाई है पार्टिसिपेट करने के लिए। उनका है कि दूसरी सिटी के लोगों के साथ टीम बनाने से हाई रैंक मिलने पर भी अपनी सिटी की रैंकिंग बढ़ाने में इश्यूज आएंगे। ये सुनकर वन न्यू ने नई जे के सर पर हाथ फेरा और उसकी बात काटते हुए बोला, ठीक है, तुम गिल्ड के अरेंजमेंट्स फॉलो करो। नई जे ने उसे वही खड़ा देखकर पूछा, और तुम क्या करोगे? वन न्यू ने हाथ हिलाया और तसल्ली देते हुए बोला, फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, मैं ठीक हूँ। मुन से तो उसने ये कहा, लेकिन दिल ही दिल में सोचा, डैम इट, कौन टीम बनाएगा मेरे साथ? मैं तो इस क्लास में किसी को जानता भी नहीं। तभी जंग दहोंग ने फ्रेंडली आवाज में कहा, हेलो भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर ज्यादा लोनली फील कर रहे हो तो मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें पूरा स्पॉन्सर करूंगा। वन न्यू थोड़ा शॉक्ड रह गया, उसके दिमाग में कैलकुलेशंस चलने लगी। ये कौन है? जंग दहोंग अपनी सिटी के सबसे रिचेस्ट मर्चेंट फैमिली का यंग मास्टर, राइट? मैंने तो इसे कभी बात भी नहीं की, ये अचानक मुझे अपनी टीम में क्यों बुला रहा है? लेकिन अब क्या करूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर भी उसने नॉर्मल रहने की कोशिश की, ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं किसके साथ टीम बनाता हूं, बस एक टीम मिल जाए। जंग दहोंग ने खुशी से कहा, जबरदस्त, तो चलो मैं तुम्हें अपनी टीम के मेंबर्स से मिलता हूं। ये रेवलेशन वैन न्यू को और भी शॉक्ड कर गया जब उसने रियलाइज किया कि जंग दहोंग की टीम में लिंग एंड भी है, जो सिटी के दूसरे सबसे रिच आदमी का बेटा है, और लू कियांग भी, जो सिटी के तीसरे सबसे रिच आदमी का बेटा है। और जंग दहोंग तो ऑब्वियसली सबसे रिच आदमी का बेटा है। उसने आसपास के सीन को देखा और उसका चेहरा उतर गया, दिल ही दिल में सोचा, डैम इट, ये कैसी अजीब स्क्वाड है। क्या इस टीम को बेवकूफ यंग मास्टर्स के लिए पैराडाइज एक्सपीरियंस कहूं? दहोंग ने खुशी से अनाउंस किया, वेलकमिंग सेरेमनी हो गई है, टीम का नाम होगा दहोंग। अब मैं जाकर टीचर्स के पास रजिस्टर करवा देता हूँ। लिंग एन ने याद दिलाया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम यहाँ सिर्फ 4 लोग हैं, टीचर ने कहा था कि कम से कम 5 मेंबर्स चाहिए टीम बनाने के लिए। दहोंग का शॉक्ड एक्सप्रेशन देखकर वन न्यू अंदर ही अंदर घबरा गया, क्या मुझे अभी हाई गिव अप कर देना चाहिए? लगता है ये सारे रिच किड्स थोड़े पागल हैं। अगली सुबह वन न्यू फ्री सर्वाइवल आर्मोर बेचने गया। शॉपकीपर ने उसे पैसे दिए और बोला, ये रहे तुम्हारे 7500 स्पेस कॉइन्स, एक बार काउंट कर लो। डील खत्म होने के बाद वन न्यू ने पैसे पकड़कर लंबी सांस ली और मायूसी से सोचा, क्या यार, सोचा था ये इतना वैल्यूएबल होगा कि बहुत प्राइस मिलेगा, लेकिन बस 7500 कॉइन्स। इस छोटी सी अमाउंट से मैं क्या खरीदूंगा? बारिश और हवा से बचने के लिए एक बेसिक टेंट भी नहीं ले सकता, तो बाकी 3 एसेंशियल आइटम्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? भगवान।
लू कियांग को एक्सपेंसिव आइटम्स का पेमेंट करते देखकर वन म्यू ने दिल ही दिल में सोचा, सच में ऐसे बेवकूफों को तो मेन सैल्यूट करता हूँ। तभी दहोंग ने सामान से भरी एक कार्ट वैन म्यू की तरफ धकेली और चिल्लाया, वन म्यू, क्या तुम कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ नहीं खरीदने वाले हो? वन म्यू ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, क्या तुम्हें लगता है कि सबके पास तुम जैसे रिच किड्स की तरह खुल के शॉपिंग करने के लिए पैसे होते हैं? जंग दहोंग ने मासूमियत से पूछा, है मतलब तुम्हारे पास सच में पैसे नहीं है? एसेंशियल चीजें जैसे ट्रैवल के लिए व्हीकल और सोने के लिए टेंट, वो भी नहीं है? वन म्यू ने कैजुअली जवाब दिया, क्या हुआ? गाड़ी नहीं है तो दौड़ूंगा, टेंट नहीं है तो जमीन पर सोऊंगा, इसे तो मैं और नेचर के करीब आऊंगा। ये सुनकर जंग दहोंग इमोशन में वन म्यू का हाथ पकड़ लिया और बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बेचारे हो। मैं दहोंग अपने टीममेट के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ चलो। वन म्यू ये सीन देखकर बस स्पीचलेस रह गया, क्या नौटंकी कर रहा है? पागल हो गया है क्या? बोलते ही दहोंग वन म्यू को शॉपिंग काउंटर पार खींच कर ले गया और कार्ड पाठक कर टेबल पार रखते हुए बोला, शॉपकीपर, तुम्हारे पास जितने भी आइटम्स हैं सब पैक कर दो मेरे लिए। शॉपकीपर ने जल्दी से ऑर्डर्स फॉलो किए और कैलकुलेट किया, सर आपका टोटल बिल 143,000 स्पेस कॉइन्स का है। जंग दहोंग ने सिर्फ दो भारी शब्द कहे, कार्ड स्वाइप करो। और हाँ, मैं वो कार ले जाना चाहता हूँ और इस जेंटलमैन के नाम पे रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। बाय द वे, मुझे सबसे बेस्ट व्हीकल्स में से एक दिखाओ, मुझे अगले हफ्ते तक वो चाहिए। वन म्यू साइड में खड़ा फ्रीज हो गया, वाह, पैसे होना कितना अच्छा है, मुझ जैसे गरीबों की किस्मत बादल जाती है। शॉपकीपर ने केयरफुली कैलकुलेट किया और अनाउंस किया, थैंक यू सो मच सर। इस ट्रांजैक्शन का टोटल बिल है 12.7 मिलियन स्पेस कॉइन्स। जंग दहोंग अभी भी नहीं रुका, उसने पीछे वेल टेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे दोस्त के लिए सबसे एक्सपेंसिव टेंट भी पैक कर दो। शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, जी सर, वो 600,000 स्पेस कॉइन्स का है। दहोंग ने सीधा कहा, नो प्रॉब्लम, कार्ड स्वाइप करो। वन म्यू के चेहरे पर पसीना आ गया, वो अंदर ही अंदर कांप उठा, क्या मुझे अब स्पॉन्सर्ड समझा जाएगा? हे भगवान, ये ट्रिप तो बड़े फायदे वाली लगती है। मिस्टिक गिल्ड के हेडक्वार्टर्स पार लौटकर OW की हंसी गूंज उठी, हे लुओपू भाई, आपको क्या लगता है, क्या वो वन म्यू सेंट्रल कॉन्टिनेंट रैंकिंग कंपटीशन के क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट कर पाएगा? लुओपू ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। OW ने बकवास जारी रखी, इस बार नई जीए हमारी साइड में है, देखना कोई भी उसके साथ टीम नहीं बनाएगा। लुओपू ने धीरे से पूछा, इसका क्या लेना देना है? तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? OW ने बेमन से एक्सप्लेन किया, मुझे वो पसंद नहीं है। लो क्लास बैकग्राउंड का है, लेकिन अकड़ दिखता है, खुद को सबसे ऊपर समझता है, बस उसका चेहरा देखकर ही मेरा खून खाल उठता है। तभी एक चमचमती स्पोर्ट्स कार तेजी से गुजरी और उससे टकराते टकराते बची। वो गुस्से से चिल्लाया, कौन बेवकूफ ड्राइव कर रहा है? नीचे आओ और बात करो। और सरप्राइजिंगली ये लग्जरियस कार वैन म्यू की थी। वो यंग मैन मासूमियत से बाहर झंकते हुए बोला, जबकि OW तो बिल्कुल शॉक्ड था, अरे लुओपू और OW कितने टाइम बाद मिले? OW ने गुस्से से वन म्यू को घूरा और पूछा, ओए तू इस वक्त गिल्ड में क्या करने आया है? वन म्यू कार से उतरा और बिना किसी जल्दी के धीरे से बोला, और क्या करूंगा, मैं तो बस मिशन लेने आया हूँ। वैसे भी आने वेल रैंकिंग बैटल में टारगेट तो स्पेस बीस्ट्स को मारना ही है, जितने हो सकें उतने खत्म करूंगा। ये सुनकर हाँ वो हंसने लगा, टॉन्ट करते हुए, क्या बोला ट्यून? तेरे जैसे के पास भी कोई टीम होती है क्या? उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ओए वन म्यू। हाँ वो पैल था, उसका चेहरा ऐसे हैरान रह गया जैसे बिजली गिर गई हो। उसके ठीक पीछे 3 और लग्जरी कार्स पार्क हो चुकी थी। ट्रुओंग दाइहांग अपनी कार के हुड पार बैठा था, पूरे कॉन्फिडेंस में, बहुत देर लगा दी ट्यून यार। कैसी लगी ये गाड़ी? अगर पसंद नहीं आई तो नई खरीद लेना। हाँ वो ने लग्जरी कार्स की लाइन देखी और टॉन्ट मारे बिना नहीं रह पाया, यह है तुम्हारी बैटल टीम? तुम जैसे अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे स्पेस बीस्ट से कैसे लड़ोगे? क्या पैसों से उन्हें मार डोज? और वैसे भी तुम्हारे पास पूरे मेंबर्स तक नहीं है, सिर्फ शो ऑफ कर रहे हो। वन म्यू ने थोड़ा परेशान होकर दाइहांग की तरफ देखा। पार दाइहांग ने पूरे कॉन्फिडेंस से उससे तसल्ली दी, फिक्र मत कर, मैं 5वें प्लेयर का मसला सॉल्व कर चुका हूँ। मेयर कैलकुलेशंस गलत नहीं हो सकते, वो अभी आते ही होंगे। उसके बोलते ही
एक हैवी ड्यूटी बाइक की गर्जती आवाज और तेजी से पास आने लगी। वन म्यू ने अपनी आईब्रोज उछाली। उसने देखा तो बस एक ऑसम मोटरसाइकिल तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी। अस राइडर ने एक शानदार ड्रिफ्ट मारी और बाइक घूमकर उसके पीछे आ खड़ी हुई। हाउ ने ये सीन देखा, पास आया और मजाक उड़ाया, अच्छा तो ये है तुम्हारी टीम का 5वां मेंबर? तुम लोग तो मुझे हंसा हंसा कर मार ही डलोगे। लेकिन नाफो, जो बगल में खड़ा था, कुछ और हाय सोच रहा था। वो घबरा गया, उसका चेहरा पीला पैट गया और वो हकलते हुए बोला, ये तो फुंग होआ सिटी के सेकंड रैंक हाई स्कूल की स्टूडेंट लैंग क्यूएट है। दाइहांग ने दोस्ती से हाथ हिलाया। हेलो दीदी क्यूएट, कितने दिनों बाद मिले। दीदी शब्द सुनकर वन म्यू पूरा कंफ्यूज हो गया। वो पहले हाई कंफ्यूज था और लैंग एन की बात सुनकर तो और भी शॉक हो गया। दीदी आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप मुझे हमेशा कंट्रोल करती रहोगी? वन म्यू खुद को रोक नहीं पाया। उसने लैंग क्यूएट की तरफ उंगली की और आंखें फाड़कर पूछा, हो ही नहीं सकता। कहीं तुम दोनों ब्लड रिलेशंस तो नहीं हो? ये तुम्हारी फैमिली के जीन्स हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। लैंग एन गुस्से से लाल हो गया, उछल कर बोला, हे तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, है ना? मेरे पास फैमिली ट्री है, देखना चाहते हो? बगल में नाफो लैंग क्यूएट के पास आया और धीरे से बोला, देखो अगर कोई दूसरे शहर का बंदा कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा तो उस पर चीटिंग का इल्जाम लगेगा। इसे हमारी को फॉर्म सिटी की परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ेगा। क्या आपने अच्छे से सोच लिया है? लैंग क्यूएट ने बिना किसी फिक्र के सीधे जवाब दिया, क्या बड़ी बात है, मैं तो को फॉर्म एकेडमी में ट्रांसफर हो चुकी हूँ। हाँ वो को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। उसने नाफो से पूछा, बॉस ये औरत कौन है? क्या ये इतनी पावरफुल है? नाफो ने गंभीर चेहरे के साथ समझाया, देखो फुंग होआ सिटी की ओवरऑल रैंकिंग को फॉर्म सिटी से बहुत ज्यादा है। और ये लैंग क्यूएट जो हमारे सामने है, ब्लैक क्रिस्टल सेकंड टियर तक पहुंच चुकी है। सुना है कुछ साल पहले एक पावरफुल मिस्टिक ने उसे अपना चेला बनाया था और यूज्ड बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट स्किल्स सिखाई थी। अगर हम सिर्फ यंग जनरेशन की बात करें तो वो टॉप टियर एक्सपर्ट्स में से एक है। दाइहांग दांत दिखाकर मेज से हंसने लगा, दीदी क्यूएट, हम आपसे पूरी मेहनत करने की उम्मीद नहीं रखेंगे। बस आप नंबर्स पूरे करने के लिए पार्टिसिपेट कर लो, हम उतने में ही खुश हैं। लैंग क्यूएट हल्के से मुस्कुराई, उसकी आवाज मचकिया थी, कोई बात नहीं दाइहांग तायुकुओंग, तुम दोनों भी अब बड़े हो गए हो, है ना? लैंग एन फिर भी डिसैटिस्फाइड था और कंप्लेन करने लगा, दीदी मैं ये सब नहीं सह सकता। आप वापस फुंग होआ सिटी चली जाओ, मुझे आजादी चाहिए। लैंग क्यूएट तेजी से उसके पास आई और उसका गाल खींचते हुए बोली, क्या तुम अब भी मुंह खोलने की हिम्मत कर रहे हो? मॉम और डैड ने सुना कि तुम क्लास में ऑलमोस्ट लास्ट आए हो, उन्हें तो हार्ट अटैक हाई आ गया था, इसीलिए मॉम और डैड ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि तुम जैसे नालायक को सुधार सकूं। ठीक उसी वक्त वन म्यू ने कुछ कहा। वन म्यू के इस सीधे साढ़े एटीट्यूड ने लैंग क्यूएट का ध्यान खींच लिया। उसने सोचा, ये लड़का कुछ अलग है। एक हफ्ते का वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला और फाइनली सिटी रैंकिंग कंपटीशन का दिन आ गया। ऑर्गेनाइजर्स की अनाउंसमेंट सिस्टम पर गूंज उठी, ध्यान दे ध्यान दे, थियन वैन बाव सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। जैसे हाई गेट खुलेंगे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि को फॉर्म सिटी के नए स्टूडेंट्स इस साल शानदार रिजल्ट्स लाएंगे। अब चलने का वक्त है, ऑल द बेस्ट। ये तस्वीर को फॉर्म सिटी के स्क्वायर में लगी बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाई जा रही थी। आसपास की भीड़ बातें कर रही थी। ओह शुरू हो गया है। दीदी थियन वैन, इस साल को फॉर्म की रैंकिंग आप सब पर हाई डिपेंड करती है। छोटी वैन थियन सिटी में वन म्यू के पापा एलवाई त्रिंग डैन भी मुश्किल से उठकर अपने बेटे का सफर देख रहे थे। वो मुस्कुराए और खुद से बोले, जाओ मेरे बेटे, अपना फ्यूचर खुद बनाओ। वापस कंपटीशन में हाँ वो अपनी मिस्टिक गिल्ड के मेंबर्स को साथ लेकर गाड़ी चला रहा था और बड़ा खुश था। सब लोग फिक्र मत करो, मेरी ड्राइविंग स्किल्स के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। सारे बेस्ट स्पेस बीस्ट्स जल्दी ही हमारे होंगे। नाफो ने ठंडे लहजे में कहा, मैप के हिसाब से आगे एक सेफ रिवर एरिया है, हम वहां थोड़ी देर रुकेंगे ताकि सब लोग अपनी आर्मोर पहन सके और बैटल के लिए तैयार हो जाएं। नई टीप इस वक्त सोच में डूबा हुआ था। वन म्यू ठीक तो है ना? रिसेंट में वो कहीं दिखा ही नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उसकी कोई टीम है या नहीं कंपटीशन के लिए। हाय वो लड़का तो बस फिक्र ही देता है। अचानक नाफो ने याद दिलाया, हे पीछे से कोई गर्जने की आवाज आई थी ना, सब लोग अलर्ट हो जाओ। हाँ वो ने थोड़ा डरते हुए पूछा, कहीं ये स्पेस बीस्ट तो नहीं? इतनी जल्दी कैसे मिल सकते हैं? ठीक उसी वक्त
पीछे से आती गाड़ी की गरज और तेज हो गई। वो अंदर ही अंदर कांप उठा, ये तो इम्पॉसिबल है। मैंने खुद इस गाड़ी का स्ट्रक्चर बदलाया था, कोई और गाड़ी इसे तेज कैसे हो सकती है? और थियन वैन बाओ में कोई मुझसे अच्छा ड्राइवर हो ही नहीं सकता। आखिर कौन है वो? कहीं वो अभी ये सोच ही रहा था कि वो दूसरी गाड़ी अचानक हवा में उछल गई और उसकी गाड़ी के ऊपर से निकल गई। उसने अपना सर बाहर निकला और देखा तो वो वन म्यू का ग्रुप था और अस बाइक का हेरोइक ड्राइवर कोई और नहीं, फुंग होआ सिटी की वो दीदी लैंग क्यूएट थी। कुछ देर बाद पूरी टीम एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास रुक गई। यू म्यू ने पूछा, आरी, फाइनली डिसाइड किया या नहीं? अब नेक्स्ट हम कहाँ जाएंगे? ऐसे ही आगे बढ़ने का क्या फायदा जब असली टारगेट हाई पता नहीं? लिंग एक्सयूई ने सीधा जवाब दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता कहाँ जाना है। मेरे लिए यहाँ के स्पेस बीस्ट्स से डील करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। लिंग एन ने ऊपर देखा, हिचकते ह्यू प्रपोज किया, दीदी, हमें किसी सेफ जगह ले चलो ना। वैसे भी वो एलीट टीम्स हाई सबसे ज्यादा पॉइंट्स ले जाएंगी, हमें बेकार में अपनी जान रिस्क करने की क्या जरूरत है? अचानक दाइक्साइवेंजी ने पूरे जोश के साथ बीच में कहा, मुझे सबसे ज्यादा नफरत अनलॉग ऑन से है जो सिर्फ पीछे हटने की बात करते हैं। हमारे पास लिंग एक्सयूई जैसी मास्टर है ना, और ये वोर चैरियट भी टॉप क्लास है। अगर फाइट नहीं कर पाए तो भाग जाएंगे। तो मेरा एक आइडिया है, हम इस स्पॉट को अपना पहला चेक पॉइंट बनते हैं, क्या कहते हो? लुकियांग ने हैरानी से उस जगह की तरफ देखा, आंखें फटी रह गई। ये ड्वार्फ विजर्ड मॉन्स्टर्स का हंटिंग ग्राउंड नहीं है क्या? मजाक कर रहे हो ना? यूम्यू ने फिर से मासूमियत से पूछा, ड्वार्फ विजर्ड मॉन्स्टर्स क्या होते हैं? लिंग एन ने जल्दी से सर ऊपर किया और आईब्रोज चढ़ाकर एक्सप्लेन किया, तुम्हें ये भी नहीं पता क्या? ये इस रिवर प्रिजन एरिया के सबसे टफ स्पेस मॉन्स्टर्स हैं। यूम्यू ने मासूमियत से फिर पूछा, उनकी रियल पावर कितनी टेरिफाइंग है? लिंग एक्सयूई ने एक्सप्लेन किया, अगर एक सिंगल इंडिविजुअल की कॉम्बैट पावर देखे तो वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, इनफैक्ट उन्हें वीक कैटेगरी में रखा जाता है। प्रॉब्लम ये है, ड्वार्फ विजर्ड्स कलेक्टिव क्रीचर्स होते हैं, उनकी इंटेलिजेंस भी बाकी मॉन्स्टर्स से ज्यादा डेवलप्ड है और स्पेशली वो इंसानों से बहुत नफरत करते हैं। एक बार अगर फाइट शुरू हो गई तो ड्वार्फ विजर्ड्स एक बेड हार्ड में इकट्ठे होकर अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। अभी तो लाइफ एंजॉय करनी है, इतनी जल्दी मरना नहीं है। इसी वक्त झंग दाइक्साइवेंजी ने इस स्पॉट को चूज करने का रीजन एक्सप्लेन किया कि ऑलमोस्ट सभी टीम्स जो कंपटीशन में हैं वो ये बात जानती है, इसलिए कोई भी उन्हें प्रोवोक नहीं करना चाहता। इन अदर वर्ड्स, अगर हम वहां जाकर उन्हें डिस्ट्रॉय कर दे तो सारे पॉइंट्स हमारे होंगे क्योंकि कोई राइवल टीम नहीं होगी कॉम्पीट करने के लिए। लुकियांग ने ऊपर देखकर दांता, दाइक्साइवेंजी, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? हमारी टीम वहां गई तो पॉइंट्स मिलने से पहले हाई गेम ओवर हो जाएगा। लिंग एन भी बीच में बोल पड़ी, प्लीज ऐसे बात मत करो ना। पॉइंट्स चाहिए तो जान बची होनी चाहिए, तभी उसे कर पाओगे ना। झंग दाइक्साइवेंजी ने एश्योर किया, तुम्हें क्या टेंशन है? हमारी बॉस लिंग एक्सयूई है ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर यूम्यू ने पलटकर पूछा, लिंग एक्सयूई दीदी, आपका क्या कहना है? लिंग एक्सयूई कैजुअली लॉलीपॉप खाते हुए, आंख मारते हुए सीधे जवाब दिया, ये सब तुम लोग खुद डिसाइड कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर यूम्यू ने जल्दी से डिसाइड किया, अगर ऐसा है तो मैं झंग दाइक्साइवेंजी से अग्री करता हूँ। झंग दाइक्साइवेंजी को पता था कि उसके आइडिया पार कुछ लोग अग्री करेंगे और कुछ अपोज, और लिंग एक्सयूई बस चुप रही, न्यूट्रल रहना चूज किया। उसने अब और हेजिटेट नहीं किया, तुरंत डिसाइड किया, तो ठीक है, 3 लोग अग्री कर गए हैं तो फाइनल है। ड्वार्फ विजर्ड्स, लेट्स गो गाइस। ये सुनकर लिंग एंडर के मारे अपनी दीदी लिंग एक्सयूई के पास लपक गई, उसका चेहरा बिगड़ गया और वो रोने लगी, दीदी मुझे यही उतार दो ना, मैं वहां जाकर मरना नहीं चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। झंग दाइक्साइवेंजी ने उसे खींचकर सीरियस फेस के साथ कहा, चुपचाप बैठ जा। अगर इस वक्त तुम गाड़ी से नीचे उतरी तो और जल्दी मरोगी। कुछ देर बाद पूरी टीम की व्हीकल ड्वार्फ विजर्ड मॉन्स्टर्स के टेरिटोरी के आउटर एज पार पहुंच चुकी थी। लिंग एक्सयूई ने कहा, कुछ 100 मीटर्स में उनसे टक्कर हो सकती है। सब लोग गाड़ी से उतरो, आर्मर्स पहनो, फाइट के लिए रेडी हो जाओ। झंग दाइक्साइवेंजी सबसे पहले रेडी हो गया, अपना पावरफुल वेपन उठाकर पूछा, सब लोग रेडी हो गए क्या? उसने डिस्ट्रॉयर वेपन इक्विपमेंट, सिल्वर थ्रोन, एक्सयूएन पावर सर्ज रोब पहना था। लिंग एन ने अचीवर वेपन इक्विपमेंट, सिल्वर थ्रोन, क्रॉस रिवॉल्व स्लैश पहना था और कहा, हम दोनों रेडी हैं। लुकियांग भी रेडी था। उसका इक्विपमेंट हंटर वेपन, सिल्वर थ्रोन, डेडली ब्लेड था। लुकियांग ने हेल्पलेसली लिंग एन से पूछा,
तुम्हें मौत से इतना डर लगता है क्या? तुम्हारे सारे इक्विपमेंट डिफेंसिव क्यों हैं? लिंग एक्सयूई ने थोड़ा लाइटर मेन फाइटर बैटल आर्मोर पहना था। उसने कहा, मैं भी रेडी हूँ। जंग दा एक्सायोएनजी ने इधर उधर देखा और पूछा, छोटे म्यू कहाँ हैं? छोटे म्यू रेडी हो गए क्या? लेकिन जब उसने यू म्यू के पहने ह्यू इक्विपमेंट को देखा तो जंग डा एक्सायोएनजी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो इनक्रेडुलसली बोला, ओह माय गॉड, तुम्हारे पास ये चीज कैसे आई? यू म्यू इस वक्त कंफ्यूज्ड था कि जंग डा एक्सायोएनजी इतना इंटेंस रिएक्ट क्यों कर रहा है। डा एक्सायोएनजी ने रियलाइज किया कि उसे समझ नहीं आया तो तुरंत एक्सप्लेन किया, तुम जो पहने हो वो वॉर गॉड टेम्पल का वॉरियर आर्मोर है। ये आर्मोर पैसे देकर भी नहीं मिलता है। मैंने बहुत हाई रिवॉर्ड रखा था लेकिन फिर भी एक भी नहीं मिला। जल्दी से मुझे थोड़ा टच करने दो। ऑफ माई गॉड, ये फीलिंग तो माइंड ब्लोइंग है। यूम्यू को पसीने आ गए। मन ही मन सोचा, इस आउटफिट में कुछ खास है क्या? सच में नहीं पता डैड ने ये कैसे हासिल किया। अचानक दूर से एक आवाज आई और किसी चीज के पैरों की परछाइयां मूव करती दिखी। लिंग एक्सयूई की विजिलेंस ट्रिगर हो गई। वो तुरंत पलट गई और जल्दी से बोली, एसएचएच छुप रहो, कुछ आ रहा है। सब लोग छुपने की जगह ढूंढो। यूम्यू और जंग डाएक्सायोएनजी ने तुरंत बात मानी और दो अलग अलग दिशाओं में भाग गए। कुछ हाई सेकंड्स में वो छुप चुके थे। लिंग एक्सयूई ने वॉकी-टॉकी पार कांटेक्ट किया। डाएक्सायोएनजी से पूछा, कहाँ हो, रिपोर्ट करो। जंग डा एक्सायोएनजी ने अपनी गुण के स्कोप से सराउंडिंग को स्कैन करते हुए जवाब दिया, टारगेट स्पॉट कर लिया है। वो डू ड्वार्फ मॉन्स्टर्स है, पेट्रोल गार्ड्स लगते हैं। लिंग एक्सयूई ने तुरंत कमेंट दिया, चेक करो आसपास कोई और स्पेस बीस्ट तो नहीं है। डा एक्सायोएनजी ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉपी, और रिपोर्ट किया कि चेक कर लिया है, आसपास कोई और टारगेट नहीं है। लिंग एक्सयूई ने ये सुनकर वर्बल ऑर्डर दिया, जंग डा एक्सायोएनजी, यू म्यू, तुम दोनों एक्शन के लिए रेडी हो जाओ। यू म्यू ने धीरे से वॉकी-टॉकी में कहा, अंडरस्टूड। इस तरफ एक ड्वार्फ मॉन्स्टर अचानक किसी चीज से अट्रैक्ट हो गया और नीचे देखकर गौर से घूरने लगा। पता चला वो लिंग एक्सयूई का आधा खाया हुआ लॉलीपॉप था। मॉन्स्टर ने ये चीज पहले कभी नहीं देखी थी। वो जल्दी से उसकी तरफ लपका और उठा लिया। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई थी। द एक्सायोएनजी ये देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया। स्मार्ट स्माइल के साथ बोला, बिंगो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू वन द प्राइज। ये कहकर उसने ट्रिगर प्रेस किया और ड्वार्फ मॉन्स्टर का सर उड़ा दिया, जिसकी वजह से दूसरा मॉन्स्टर घबरा गया और रिपोर्ट करने के लिए भागने लगा। लेकिन यूम्यू अचानक उसके पीछे अपीयर हुआ और अपनी बैटल स्किल ब्लेड स्लैश से अटैक किया। उसने एक ही वार में उसका सर काट दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी। उसने वॉकी-टॉकी में धीरे से कहा, टारगेट हिट हो गया है। उसी वक्त ऑर्गेनाइजर के मॉनिटरिंग रूम में चर्चा तेजी से चल रही थी। HD सिटी इस साल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी तो सिर्फ आधा दिन हुआ है और वो टॉप 4 में पहुंच गए हैं। किसी ने धीरे से कहा, बैच ट्यूएट थाना के बराबर तो नहीं। उन्होंने इस साल एकदम टॉप टियर कैंडिडेट्स चुने हैं। पिछले सालों में तो वो लोग टॉप 50 में भी नहीं होते थे, लेकिन इस साल टॉप 10 में आ गए। ये है असली उछाल। एक और शख्स ने कमेंट किया, हाँ देखो ना, फॉर्म थाना पिछले साल टॉप 130 पार अटका हुआ था और अब सीधे टॉप 70 पार पहुंच गया है। काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। सुना है इस साल फॉर्म थाना में एक नया सुपरस्टार है, लाफो नाम का। ये सारे अचीवमेंट्स उसने ही लाए हैं, है ना? ली बैक वैन जज की कुर्सी पर बैठा, हाथों को जोड़कर मरमर करते हुए, लाफो, मजाक मत करो। सिर्फ उस पर डिपेंड करें तो फॉर्म थाना को इतने पॉइंट्स कैसे मिलेंगे कि वो इस रैंक तक पहुंचे। इधर वैन MUC के ग्रुप की तरफ लौटते हैं। लैंग एन अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। दर्दनाक चीखें मार रहा था जब उससे ड्वार्फ मॉन्स्टर्स ने पकड़ लिया। वैन MUC, तुम कहाँ हो? अगर अभी हेल्प नहीं की तो मैं तो गया काम से। वैन MUC ने सुना और झाड़ियों से कूदकर बाहर आया। धीरे से बोला, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? जल्दी करने में भी थोड़ा साबार रखना पड़ता है। ये कहकर उसने एक ड्वार्फ मॉन्स्टर के सर पर सीधी किक मारी, जो लैंग एन का पूरी ताकत से पीछा कर रहा था। उससे निपटाने के बाद उसने बचे ह्यू मॉन्स्टर्स को हाथ हिलाकर प्रोवोक किया, एक साथ आ जाओ सब। मुझे जल्दी है, तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। इस बार देखूंगा तुम लोग मेरी फायर ब्लेड का सामना कैसे करते हो। वो मॉन्स्टर्स तो अपनी तादाद पर घमंड कर रहे थे। सोचा था कि ताकत से सबको दबा देंगे, लेकिन हर एग्रेसिव वैनगार्ड मॉन्स्टर को वैन MUC ने पलक झपकते हाई डू टुकड़ों में काट दिया और मौके का फायदा उठाते हुए और कईयों के सर भी काट दिए अपनी तसल्ली के लिए। जब उससे लगा कि अटैक बहुत स्लो है,
तो वैन एम्यूसी ने अपनी कॉम्बैट स्किल कंग दाओ चम एक्टिवेट करने का फैसला किया। उसकी ब्लेड पानी की तरह बादलों की तरह चलती गई। जहां से गुजरी ड्वार्फ मॉन्स्टर्स वही गिरते चले गए। उन सब मॉन्स्टर्स को निपटाने के बाद वो जमीन पर एकदम हीरो वाले स्टाइल में उतरा। एक थकान भरी लड़ाई के बाद गहरी सांस लेते हुए अचानक दो ड्वार्फ मॉन्स्टर्स जो अभी भी जिंदा थे उछलकर खड़े हो गए और अपने साथियों का बदला लेने के लिए उस पर हमला करने वाले थे। लेकिन वैन एम्यूसी ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उन्हें चलते फिरते मर्डन की तरह देख रहा था। उसी वक्त दो पावरफुल मिस्टिकल एनर्जी ब्लास्ट्स उनके सर के आर पार हो गए और पलक झपकते ही उन्हें निपटा दिया। लैंग ट्यूएट ने ऊपर से आवाज दी, खूब ताकत दिखाओ और मैस करो, उन बियकल मॉन्स्टर्स को हम पर छोड़ दो। अचानक एक मॉन्स्टर जो अभी भी जिंदा था उछलकर खड़ा हो गया और भगने की कोशिश करने लगा। लैंग ट्यूएट ने जल्दी से वॉकी टॉकी में चिल्लाया, वैन एम्यूसी, उसको भगने मत देना, वो अपने ट्राइब को खबर दीन जा रहा है। तभी लुक कुओंग बाहर आया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जल्दी करने की जरूरत नहीं, उससे मुझ पर छोड़ दो। ये कहकर लुक कुओंग ने अपने हाथ में डैगर को बेड ही स्किल्स से घुमाया, फिर अपनी कॉम्बैट स्किल ट्रूई मेन चम एक्टिवेट की और उससे ड्वार्फ मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए भेजा। इस अटैक ने मॉन्स्टर को पलक झपकते हाई दो टुकड़ों में काट दिया। लुक कुओंग खुशी से झूम उठा, सोचा था भाग जाओगे, कोई चांस नहीं। लैंग ट्यूएट ने देखने के बाद पूरी टीम की तारीफ की, बहुत अच्छा किया, हमारी कोऑर्डिनेशन अब और भी बेहतर हो गई है। मैंने रफली कैलकुलेट किया है कि इस राउंड में हमने 4 वेव्स में 30 to 40 ड्वार्फ मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है, अच्छे खासे पॉइंट्स मिल गए हैं। ये सुनकर ट्रुओंग दाइहांग जल्दी से पैर था और उत्साहित होकर बोला, तो फिर चलो वेव 5 भी करते हैं, अभी जोश गर्म है। लैंग एन, तुम जाओ और कुछ और ड्वार्फ मॉन्स्टर्स को यहाँ ले आओ। लैंग एन ने ये सुनकर मुंह बनाया और चिल्लाया, बस करो भाई, मैं तो अभी उनके पेट में जाने ही वाला था, मैं अब और नहीं जाऊंगा। दाइहांग ने मौका नहीं छोड़ा, टेलीपोर्ट करके पास आया और एक शरारती चेहरा बनाकर चिढ़ाया, अगर तुम नहीं जाओगे तो वैन एम्यूसी को जाने देते हैं, तुम यहाँ रुककर उसकी जगह में मिली अटैकर बन जाओ, ठीक है। लैंग एन ये सुनकर घबरा गया और जोर से हाँ बोला, उसके दिमाग में तेजी से फेड नुकसान का हिसाब चल रहा था। फिर दाइहांग को आवाज दी, रुको जरा, मेन अटैकर नहीं बनूंगा, मेरे लिए योर बनना फिर भी कम खतरनाक है। दाइहांग लैंग ट्यूएट के पास गया और पूछा, दीदी ट्यूएट, आप अचानक इतनी चुप क्यों हो गई? लैंग ट्यूएट ने थोड़ा सोचा और फिर पूछा, क्या ये सच है कि वो छोटा वैन एम्यूसी, उसने मिस्टिकल पावर 1 साल से भी कम पहले अवेकन की थी? दाइहांग ने कंफर्म किया, जी बिल्कुल सही, मैंने सुना है कि उसने पावर को एनुअल टेस्ट शुरू होने से बस 1 हफ्ते पहले हाई महसूस किया था। लैंग ट्यूएट ने सीरियस टोन में आगे कहा, तो इस हिसाब से उसने सिर्फ आधा साल पहले हाई अवेकन किया है। सिर्फ आधे साल में इतनी पावर हासिल करना, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। दाइहांग ने जवाब दिया, ऑफ कोर्स, मैं जानता हूं कि वो नॉर्मल इंसान जैसा नहीं है और उसके इसी अलगपन की वजह से मैंने उससे टीम में बुलाया है। अभी ये बात हो ही रही थी कि लैंग एंड ड्वार्फ मॉन्स्टर्स को वापस ले आया। वो जोर से चिल्लाते, रोट ह्यू दम दबा के भाग रहा था। अरे सब लोग भागने के लिए तैयार हो जाओ। सब पलट कर देखने लगे, उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। वो ड्वार्फ विजर्ड लीडर्स का एक पूरा ग्रुप था। सभी मेंबर्स जल्दी पीछे हाथों। पूरी टीम रात तक भागती रही, तब जाकर वो ड्वार्फ विजर्ड मॉन्स्टर्स के इलाके से बाहर निकल पाए। रुककर आग जलाई और आराम करने लगे। ट्रुओंग दाइहांग ने स्कोरबोर्ड खोला और खुशी से हंसने लगा, हाँ, आज तो बहुत जबरदस्त कमाई हुई है। देखते हैं, वैन एम्यूसी ने टोटल 230 स्पेस बीस्ट्स को मारा है, टीम के टोटल कंट्रीब्यूशन का 43%। सेकंड नंबर पर लैंग ट्यूएट दीदी है, उन्होंने 92 क्रीचर्स मारे हैं, 35% कंट्रीब्यूशन। वाओ, मैंने तो आपको बस टीम सपोर्ट के लिए रखा था और आपने इतने सारे मार दिए। आप सच में सेकंड ब्लैक स्टार मिस्टिक के लायक हो। ये सुनकर वैन एम्यूसी ने ऊपर देखा और कहा, थैंक यू दीदी, अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो मैं इतने सारे कैसे मार पाता। लैंग ट्यूएट दीदी चाहती तो फर्स्ट नंबर पर आना उनके लिए हाथ की सफाई जैसा था। लैंग ट्यूएट ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी, ये लड़का ये सब इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो मुझे क्रेडिट दे रहा है। उसके इन एक्शंस से लगता है कि वो जानबूझकर खुद को छुपा रहा है। जैसे ही माहौल शांत हुआ, ट्रुओंग दाइहांग ने अचानक पलटकर देखा और फिक्रमंद चेहरे के साथ पूछा, लैंग एन, क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है? लैंग एन ने अपना सर झुका लिया और हाथ जोड़कर ऐसे बैठा था जैसे कोई बचा दांत खा रहा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैंने पूरा दिन कोशिश की, लेकिन बस 5 हाई क्रीचर्स मार पाया और सिर्फ 5 पॉइंट्स माइन। क्या मैं इतना बेकार हूँ? अपने दोस्त को इतना दुखी देखकर लुक कुओंग जल्दी से उसके पास आया और कंधे पर हाथ रखकर समझाया सच्ची आवाज में, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है? तुम मॉन्स्टर्स को ल्योर कर रहे थे, तो मरने की ताकत कहाँ से लाते? मैं तो टीम के साथ ही था, फिर भी तुमसे बस कुछ हाई पॉइंट्स ज्यादा हैं मेरे। यहाँ तक कि लैंग ट्यूएट दीदी भी खामोश नहीं रह पाई, वो फौरन बोल पड़ी, थोड़े स्ट्रिक्ट लेकिन केयरिंग अंदाज में, बस करो, इतनी उम्र हो गई है और अभी भी बच्चों की तरह रो रहे हो। मैं अपने पॉइंट्स तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगी, ठीक है? वैन एम्यूसी ये सुनकर चौंक गया। ओह, पॉइंट्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? बिना सोचे उसने फौरन कहा, तो मैं भी 15 पॉइंट्स लुक कुओंग को ट्रांसफर करता हूँ। लुक कुओंग चौंक गया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। क्या क्या ऐसे करना ठीक है? ये तो वो पॉइंट्स है जो तुमने इतनी मेहनत से कमाए हैं। वैन एम्यूसी ने अपनी दांत निकालते हुए हंस दिया, एक नॉटी पार एंथ्यूसियास्टिक स्माइल के साथ। ठीक है या नहीं, इसकी क्या बात है? हम सब एक टीम है, तो आगे भी साथ बढ़ेंगे और पीछे भी साथ हटेंगे। ये सुनकर लुक कुओंग खुशी से हंस पड़ा और खुश होते हुए कहा, थैंक यू वैन एम्यूसी, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें पक्का लाफ कर लेता। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो लैंग ट्यूएट दीदी ने धीरे से सबको याद दिलाया, देर हो रही है, जल्दी से लूट शेयर करो और टेंट में जाकर आराम करो। ये बैटल अभी बहुत लंबी चलेगी। थोड़ी देर बाद जब वो टेंट में वापस आ गए, वैन एम्यूसी बैठ गया और अपना लूट निकल कर देखने लगा, बदबदाते हुए। क्या ये वही मिस्टिक एनर्जी क्रिस्टल है जिसके बारे में दायहांग ने बताया था? ये देखने में भी काफी ब्यूटीफुल है और ग्लो भी करता है। अचानक उससे लैंग ट्यूएट दीदी की सुबह की बात याद आई। स्पेस बीस्ट से निकले ये क्रिस्टल्स सिर्फ 12 घंटे तक हाई इफेक्टिव रहते हैं। याद रखना, इन्हें उस वक्त के अंदर उसे करना है। गहराई से सोचने के बाद वैन एम्यूजी ने मन ही मन सोचा, मैं तो थियन वैन बाओ वापस जाकर हाई एक्यूपॉइंट एक्टिवेशन करने वाला था, पर अभी जो हालत है उनमें वेट नहीं कर सकते। कुछ देर सोचने के बाद उसने सिस्टम खोला, उसके हाथ कांप रहे थे और वो खुद को तसल्ली देते हुए बदबदाया, हर चीज की पहली बार होती है, पर मैं इतना नर्वस क्यों हो रहा हूँ? कौन सा एक्यूपॉइंट पहले एक्टिवेट करूँ? हर एक का अपना अलग इफेक्ट है, चूज करना बहुत डिफिकल्ट है। उसी पाल एलवाई बैक वैन की पुरानी सलाह उसके दिमाग में चमकी, मैं सजेस्ट करता हूँ कि थियन नहान एक्यूपॉइंट को पहले एक्टिवेट करो। भले ही ये सर का एक लौटा मिस्टेरियस एक्यूपॉइंट है, पर सक्सेसफुल होन पार इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। ये थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करता है, नर्व रिएक्शंस को बढ़ाता है और सेंसेस को शार्प करता है। बिना किसी और देर के वैन एम्यूसी ने क्रिस्टल ऊपर उठाया। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन थी। थियन नहान एक्यूपॉइंट, ठीक है, इसे ही पहले एक्टिवेट करते हैं। इस डिटरमाइंड इन्वोकेशन के बाद उसने फौरन क्रिस्टल को निचोड़कर तोड़ दिया, मिस्टिक एनर्जी एब्जॉर्ब की, फिर अपने हाथ छाती के सामने रखकर एनर्जी को रेगुलेट किया। एक रोशनी की किरण छोटे तारे की शक्ल में उसके माथे के बीच में चली गई। सिस्टम ने तुरंत डिस्प्ले किया, एक्यूपॉइंट एक्टिवेशन प्रोग्रेस 15%। तुरंत ही वैन एम्यूसी के पैर जोरों से कांपने लगे। उसकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरते गिरते बचा। काफी देर बाद जाकर वो खुद को संभाल पाया। ये फीलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वैन एम्यूसी ने दांत पीस कर कंटिन्यू किया और बाकी के 5 क्रिस्टल्स एक एक करके उसे किए। 1 घंटे से ज्यादा गुजर गया। वो थक कर चेक स्क्रीन खोली और रिजल्ट देखते ही उसने लंबी सांस छोड़ी। ये क्या, सिर्फ 70% हुआ है? क्या मास्टर ने नहीं कहा था कि जिन लोगों की टैलेंट कम होती है उन्हें भी एक एक्यूपॉइंट एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 2 मिस्टिक एनर्जी क्रिस्टल्स लगते हैं? क्या मेरा टैलेंट खराब से भी ज्यादा खराब है, सबसे खराब? ठीक उसी वक्त जब वैन एम्यूसी अभी अभी एब्जॉर्ब किए यू मिस्टिक एनर्जी क्रिस्टल्स के साथ परेशान था, एक जानी पहचानी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, शैडो सिस्टम सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। वो हैरानी में कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया, फिर जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो, वो फौरन उछल पड़ा, बच्चे की तरह कूदने लगा। मेरा ट्रेजर, तुम वापस आ गए। हाँ, सिस्टम कहाँ है? फौरन शैडो मोड एक्टिवेट करो। पलक झपकते ही वो मिस्टेरियस शैडो वहां अपीयर हो गया। वैन एम्यूसी ने आंखें छोटी करके उसे गौर से देखा और एक्साइटमेंट से कहा, ये क्या, तुम भी बिल्कुल मेरी तरह वॉरियर गियर पहने हुए हो? ये तो मास्ट डील है। उसकी एक्साइटमेंट अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि सिस्टम ने उसके दिमाग पर न्यू इन्फॉर्मेशन का बॉम्ब गिरा दिया। करंट स्पेशल डायमेंशन में
शैडो की पावर होस्ट के बराबर रिफ्लेक्ट होती है। क्योंकि होस्ट का थियन नहान एक्यूपॉइंट एक्टिवेट होने वाला है, शैडो की थिंकिंग एबिलिटी इंप्रूव हो गई है। होस्ट अब अपनी कॉन्शियसनेस को शैडो की बॉडी कंट्रोल करने के लिए ट्रांसफर कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि वैन एम्यूसी को अपना दिमाग प्रोसेस करने में कुछ देर लगी। जब उसको समझ आया तो वो खुशी से हंस पड़ा, अपनी शैडो बॉडी को कंट्रोल करते हुए। मुझे ये ट्राई करना ही पड़ेगा। बिना एक पाल भी गवाए उसने तुरंत अपना माइंड फोकस किया और अपनी कॉन्शियसनेस को बॉडी से बाहर निकाल लिया। उसकी ओरिजिनल बॉडी ऐसे ढीली पैट गई जैसे जान निकल गई हो और धड़ाम से जमीन पर गिर गई। उसी पाल उसकी कॉन्शियसनेस सीधी अपनी शैडो बॉडी में एंटर कर गई। व्यू पॉइंट बदलते ही वैन एम्यूसी हैरत से बोल उठा, ये मैं हूँ क्या? ये तो नेक्स्ट लेवल है। मैं सच में अपनी शैडो बॉडी के अंदर हूँ। ये फीचर तो जबरदस्त है। मेरा 6 महीने का अपडेट का वेट बेकार नहीं गया। इसको वेस्ट करना होगा अगर मैं रात को सो जाऊं। आहा आहा, आज रात तो एक मजेदार हंटिंग नाइट होने वाली है, लेकिन दायहांग और बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ ही देर में आसमान रोशन हो गया और सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलने लगा। वैन एम्यूसी अपनी थाकी हारी बॉडी को घसीटते हुए टेंट में आया, सोफ पार धड़ाम से गिर पड़ा और हांफते हुए बोला जैसे उसकी जान निकल रही हो। हाफ फाइनली सब एब्जॉर्ब हो गया। कल रात मेन बीस्ट से फाइट कर रहा था और साथ ही अपने एक्यूपॉइंट्स को चार्ज भी कर रहा था। बॉडी ऑलमोस्ट ओवरलोड हो गई थी। शुक्र है इतने क्रिस्टल्स मिल गए कि हेवनली एक्यूपॉइंट्स सक्सेसफुली चार्ज हो गए, तो ये भी एक अचीवमेंट ही है। कहते कहते उसने एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट बाहर निकला और उसे हाथ में पलट पलट कर देखा। आंखों में हैरानी थी। लेकिन ये चीज है क्या? कल जिन ड्वार्फ सोर्सरर्स को मैंने मारा था वो शायद इसको कहीं एस्कोर्ट कर रहे थे। उनके लिए ये जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक उसी वक्त बाहर से एक आवाज गूंज उठी, छोटे एम्यूसी उठ गया क्या? जल्दी से अपना सामान पैक कर ले, चलने का टाइम हो गया है। दायहांग ने जोर से पुकारा। ये सुनकर वैन एम्यूसी ने इस स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट को अपने स्पेस में रख लिया और डिसाइड किया कि इसको बाद में इन्वेस्टिगेट करेगा। बाहर लुक कुओंग अपने बेस्ट फ्रेंड से क्यूरियस होकर पूछ रहा था, कल मिस्टिक पावर क्रिस्टल्स कितने एब्जॉर्ब किए? लैंग एन ने कंधे उचकाकर जवाब दिया, ठीक थक ही 4 क्रिस्टल्स लगे 80% हेवनली एक्यूपॉइंट्स चार्ज करने में। लुक कुओंग ने थक हार कर सांस छोड़ी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। मैंने 5 क्रिस्टल्स यूज किए तब जाके मियर फुट एक्यूपॉइंट्स 75% चार्ज हुए। लगता है मेरी कैपेबिलिटी तुमसे भी कम है। उसी वक्त उन्होंने वैन एम्यूसी को टेंट से बाहर आते देखा तो तुरंत उससे पूछने लगे, और तुम्हारा क्या? कल रात तुमने कितने मिस्टिक एक्यूपॉइंट्स चार्ज किए? तुम्हारी टैलेंट के हिसाब से तो बहुत ज्यादा हुआ होगा, है ना? वैन एम्यूसी ने अपना माथा रगड़ते हुए कैजुअली जवाब दिया, मुझे याद नहीं, लगता है मियर 5 क्रिस्टल्स से बस 70% हेवनली एक्यूपॉइंट्स हाई चार्ज हुए। वो दोनों अपनी आंखों और कानून पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और एक साथ बोल पड़े, 70%? मजाक कर रहे हो क्या? हमसे भी कम। जब वैन एम्यूसी ने नॉड करके कंफर्म किया, दोनों ऐसे खुश हो गए जैसे उन्हें गोल्ड मिल गया हो और खुलकर हंसने लगे। अस बेड से प्लाटो स्काई के नीचे। आहा, तो क्या हमारी टैलेंट टॉप टियर है, वेस्ट नहीं? ठीक उसी वक्त लैंग ट्यूएट भी बाहर आई, एक रेडी टू फाइट लुक के साथ। उसने उन सबको याद दिलाया, बातें बंद करो, चलो चलते हैं। और तुम लोग डिसाइड करो अब हम कहाँ जाएंगे? दायहांग ने तुरंत जवाब दिया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। डीडीजी ट्यूएट, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑफ कोर्स, हम अनड्वार्फ सोर्सरर लीडर्स से बदला लेने वापस जाएंगे। वक्त गुजरता गया और अगले 4 दिनों में उनकी वॉर टीम ने फिनोमिनल प्रोग्रेस की। हर मेंबर एक दूसरे को बेहतर समझने लगा था, ऐसे कोऑर्डिनेट कर रहे थे जैसे बार्सन से प्रैक्टिस कर रहे हो। उन्होंने तो मिलकर एक हाई लेवल ड्वार्फ सोर्सरर को भी हरा दिया, ऐसा कुछ जो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। वैन एम्यूसी की बात करें तो हर रात वो अपनी शैडो बॉडी को चुपके से उसे करके ग्राइंड करता था। इस वजह से उसकी पावर ग्रोथ की स्पीड अनबिलीवेबल थी। अब तक उसने 4 मिस्टिक एक्यूपॉइंट्स चार्ज कर लिए थे और उसकी टोटल पावर पहले दिन से ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। वैन एम्यूसी की इंटेंस फाइट्स को स्पेस आइज ने हर पाल रिकॉर्ड किया था और पूरी दुनिया के शहरों में लाइव टेलीकास्ट किया गया था। उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस जल्दी ही एक मिस्टेरियस ओल्ड मैन की नजर में आ गई। वो एक अंधेरे कमरे में बैठा था, उसकी आंखें शैतानी तेज थी। उसकी उंगलियों में एक ब्लैक रिंग घूम रही थी
जैसे वो कुछ प्लान कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक डेंजरस एक्सप्रेशन साफ दिख रहा था। दरवाजा धीरे से खुला और एक सबॉर्डिनेट अंदर आया और पूछने लगा, सर, आपने मुझे क्यों बुलाया? ओल्ड मैन ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला जैसे कुछ सोच रहा हो, इस साल गुफेंग सिटी में एक डार्क हॉर्स सामने आया है, तुम्हें पता है ना? उस बंदे ने तुरंत स्कोर्नफुली रिप्लाई किया, हाँ पता है, उसका नाम वैन एम्यूसी है। एक छोटा सा बंदा जो गरीब बैकग्राउंड से है, कुछ खास नहीं। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि ओल्ड मैन ने उसे रोकते हुए एक ठंडी आवाज में कहा, कैसा छोटा बंदा? वो ऐसे काम कर रहा है जो बड़े बड़े हेवनली प्रोडिजीज भी नहीं कर सकते। सबॉर्डिनेट ने हिचकिचाया, फिर नॉड करके कंफर्म किया, जैसे उसे कोई इंपॉर्टेंट बात याद आई हो। जी हाँ, वो छोटा सा बंदा और उसकी टीम गुफेंग सिटी के लिए सबसे ज्यादा पॉइंट्स ला रहे हैं। उन्होंने तो लुओपू की टीम को भी पीछे छोड़ दिया है, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी। ओल्ड मैन की आंखों में गहराई और ठंडक और बढ़ गई। वो सीधा पॉइंट पार आया। वैन एम्यूसी और लुओपू सच में दो अच्छे सीड्स हैं, लेकिन अफसोस, गुफेंग सिटी के ये टैलेंट्स मेयर काम के नहीं। इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में ये हमारे प्लान्स के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए। उस बंदे ने ओल्ड मैन का रिएक्शन देखा और पूछा, सर, का मतलब है कि आप उन्हें एलिमिनेट करना चाहते हैं? ओल्ड मैन के होंठों पर एक विकेट स्माइल आई। उसकी आवाज तीखी छुरी की तरह थी। सेंट्रल सिटीज रैंकिंग कंपटीशन में कुछ न्यूबीज का मरना तो हर साल की बात है ना? और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, वो बंदा समझ गया। वो झुका और रिस्पेक्टफुली बोला, जी समझ गया सर, मैं अभी अरेंजमेंट करता हूँ। एक दूसरी जगह पर वैन एम्यूसी की टीम के कैंप में माहौल थोड़ा सीरियस हो गया था। उसने दायहांग की तरफ मुड़कर शक भरी आवाज में पूछा, क्या तुम श्योर हो कि हमें अगला स्ट्राइड पार अटैक करना चाहिए? वहां एक डजन से ज्यादा मैजिक यूजिंग ड्वार्फ सोर्सरर्स है और एक एल्डर भी है जो वाइल्ड बीस्ट्स को टेम करने में एक्सपर्ट है। दायहांग ने बिना किसी डाउट के पक्के इरादे से नोट किया, फिक्र मत कर, मैंने सब रिसर्च कर लिया है। जिन लोगों का तुमने जिक्र किया वो सब हंटिंग के लिए बाहर गए हैं, अभी ट्राइब में नहीं है। वैन एम्यूसी ने अपनी चिन खुजाई और सोचा। उसकी आंखों में कैलकुलेशन दिख रही थी। वो जानता था कि ड्वार्फ सोर्सरर्स नॉर्मल ड्वार्फ मॉन्स्टर्स से ज्यादा पॉइंट्स देते हैं। ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। ठीक उसी वक्त लैंग क्यूएट ने बोला, उसकी आवाज शार्प थी पर मोटिवेटिंग, मुझे दायहांग का प्रपोजल ठीक लग रहा है, उस जगह पार अटैक कर सकते हैं। तीनों लड़कों को खड़े देखकर उसने माथे पर बाल डालकर एक्सप्लेन किया, पिछले 4 दिनों में तुम लोग बहुत मैच्योर हो गए हो, अब टाइम आ गया है कि हम और टफ स्पेस बीस्ट्स से फाइट करें। और हाँ, मुझे उनसे ब्लैक एसेंस क्रिस्टल्स भी चाहिए। वैन एम्यूसी ने मन ही मन सोचा। एक साइलेंट ग्रैटिट्यूड उसके दिल में उतर गई। सच में डीडीजी ट्यूएट ने पिछले कुछ दिनों में टीम की पावर बढ़ाने में बहुत हेल्प की है, पर लगता है उन्हें खुद अभी तक कुछ हासिल नहीं हुआ। उसने धीरे से हाथ बंद किए, आगे बढ़ा और क्लियरली अनाउंस किया, चलो दायहांग, अब टाइम आ गया है कि हम और पावरफुल मॉन्स्टर्स का सामना करें। लैंग ट्यूएट ने हल्का सा सर झुकाया और एक उनका ऑर्डर देते हुए कहा, एन, उनको ल्योर करके बाहर निकलने का काम अब भी तुम्हारा ही है, ठीक है? वक्त धीरे धीरे बहुत आहिस्ता से गुजर रहा था। अंधेरा छा गया था, लेकिन लैंग एन अभी तक वापस नहीं आया था। एक बेचैनी, एक घबराहट अंदर तक छा गई थी। वैन एम्यूसी ने दायहांग की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी हो गई, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एन को कुछ हो तो नहीं गया? दायहांग ने उसका कंधा थपथपाया, यूज रियश्योर करते हुए कॉन्फिडेंट आवाज में बोला, ज्यादा फिक्र मत कर, वो जल्दी ही आ जाएगा। पिछले कुछ दिनों में उसने अपने राइट हैंड के एक्यूपॉइंट्स सक्सेसफुली चार्ज कर लिए हैं। अटैक पावर में वो मुझसे कम नहीं है। उसकी बात अभी अधूरी ही थी जब एक तेज हवा चीयर्न की आवाज आई। लिंग एन वक्त रहते वापस लौट आया। उसके पीछे एक पागलपन भरी दहाड़ थी। एक बहुत बड़ा ड्वार्फ मॉन्स्टर भयंकर स्पीड से उसकी तरफ लपका, अपने पंजे उठाकर अटैक करने। लिंग एन ने पलक झपकते ही खुद को बचाया और जवाब में बिजली की सी तेज एक वार किया। उस ड्वार्फ मॉन्स्टर का वो बड़ा सा हाथ काट कर अलग हो गया और जमीन पर धाम से गिरा। फिर भी उसने और रिस्क नहीं लिया और तुरंत अपनी टीम की तरफ लपका, जोर से चिल्लेट यूं बोला, क्या समझा है मुझे? इतना आसान लगता हूँ क्या? सपने देखना छोड़ दो, सब बैटल के लिए तैयार हो जाओ, माल दरवाजे तक आ गया है। यूं एक झटके में खड़ा हो गया, अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए एक कड़वी मुस्कान दी। ओह, मुझे लगा तुम कहीं फैंस गए हो।
चलो अब हम भी अपने काम पर लगते हैं। अभी वो फॉर्मेशन में आए भी नहीं थे कि पीछे से एक स्वुश की आवाज आई। वो शख्स अंधेरे से बाहर आया, उसकी आवाज में ताना था जो चुभता था। ओह, तो ये है वो एलीट टीम जिसके बारे में सब इतनी बातें कर रहे थे, राइट? मुझे तो इनमें कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा। या फिर साफ कहूँ तो ये तो एकदम यूजलेस लगते हैं। तुम्हारे इस बार के पॉइंट्स की बात करें तो सॉरी यार, हमने सब क्लीन स्वीप कर दिया है। वो सब यूम्यू के सर के ऊपर से तेजी से निकल गए और ऐसे हंस रहे थे जैसे बिल्ली चूहे का खेल खेल रहे हो। एक बंदा सीधा लिंग एन के सामने उतरा। उसके होंठों पर एक तिरछी मजाक उड़ाई हुई मुस्कान थी। बड़ी मेहनत की तुमने बेवकूफ, वो बोला, पर लगता है तुम्हारी सारी कोशिश बेकार गई। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि बाकी के दो आदमी दो बिजली की चमक की तरह आसमां में लपके लिंग एन के हाथों से निकलकर सीधा ड्वार्फ मॉन्स्टर आर्मी पार हमला करने लगे। जिन ड्वार्फ मॉन्स्टर्स को अभी अभी ल्योर करके वापस लाया गया था, वो अभी तक समझ भी नहीं पाए थे कि क्या हो रहा है, कि उनके लीडर को तो तब तक खत्म कर दिया गया था। उसके हाथ और पैर पलक झपकते ही काटकर अलग कर दिए गए थे। अस अटैक के बाद वो ऐसे लेफ्ट राइट घुसकर मार रहे थे जैसे पार्क में वॉक कर रहे हो। हल्के हाथों से तलवार चलते और हर एक मॉन्स्टर धरती पर गिरता जा रहा था। यूम्यू दूर से देखकर उसका दिल एक पाल के लिए थमसा गया। वो बोला, ड्वार्फ मॉन्स्टर्स को पाल भर में खत्म कर दिया। ये दोनों आखिर कहाँ से ताकत पदे? ये सुनकर लिंग एक्सयूई ने तुरंत एक्सप्लेन किया, ये किसी और सिटी की बैटल टीम के एलीट मेंबर्स हैं। पक्का ये जानबूझकर हमारे पॉइंट्स चुराने आए हैं। हमारी रैंक इतनी हाई है इसलिए उनकी खास अटेंशन हम पर है। बैटलफील्ड साफ करने के बाद वो दोनों पलटे और यूम्यू के ग्रुप को एक घमंडी नजर से देखा। ओह, तुम लोग तो जितना सोचा था उससे ज्यादा समझदार निकले, और हाँ, इन फ्री पॉइंट्स के लिए थैंक्स। झंग दहुंग कुछ पाल के लिए छुप रहा, फिर पैलथा और चलने लगा। चलो चलते हैं। लू गैंग की आंखें फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया। क्या हम बस ऐसे ही चले जाएंगे? दहुंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पॉइंट्स तो सब चोरी हो गए, अब क्या बचा? यहाँ रुककर उनके साथ गप्पे मारे क्या? लू गैंग गुस्से से लाल पीला हो गया। तो क्या हुआ? उन्हें सबक सिखाना चाहिए ना? दहुंग ने शांत आवाज में कहा, बस करो, मेन रिक्वेस्ट करता हूँ। उन्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? दूसरी तरफ सेफ्ट कपड़ों वाले ने खिल्ली उड़ाई। लगता है उसका मजाक अभी पूरा नहीं हुआ था। उसने यूम्यू के ग्रुप को देखा और ताने मारे, देखो, ये तो जानबूझकर हमें इग्नोर कर रहे हैं। दूसरे शख्स ने कॉन्टेम्प्ट दिखाया। दहुंग, तुम्हारे पॉइंट्स इतनी शर्मनाक तरीके से चुरा लिए गए और तुम बस मायूस होकर भाग रहे हो? सच में एक कावर्ड ग्रुप जो बस चुप कर पॉइंट्स इकट्ठे करना जानता है। फिर दोनों ने एक साथ जानबूझकर जोर से कहा, हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत नाखुश हो। अगर नाखुश हो तो एक मर्द की तरह वापस आओ और हमें सबक सिखाओ। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि वो फ्लैश की तरह तेजी से निकला दहुंग के पीछे से छुपकर अटैक करने के लिए। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि कोई ट्रिक चलाने से पहले ही उसके गले पर एक जबरदस्त किक पड़ी। उस बेचारे गले से क्रैक की तेज आवाज आई और उसका मलिक सचमुच मुंह से खून की धार निकाल बैठा। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई और वो धदम से जमीन पर गिर गया। बाकी बचा सेफ्ट कपड़ों वाला पठार की मूर्ति की तरह खड़ा रह गया, हैरान होकर चिल्लाया, ये क्या हो गया अभी? झंग दहुंग ने ठंडे बर्फ जैसे लहजे में वार्निंग दी, तुम दोनों ने पॉइंट्स ले लिए हैं तो अब ये लाश उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये मत पूछना कि समुंदर का पानी आंसुओं से ज्यादा नमकीन क्यों है। ठीक उसी पाल एक तेज चीख हवा को चीयर्ट ह्यू गूंजी और उसके साथ ही आसमां में एक चमकता हुआ फ्लेयर फट गया। सब लोग चौंक कर ऊपर देखने लगे। ये सब क्या है? पसीना झंग दहोंग के माथे पर उभार आया। उसने गले में थुक निगला और गंभीर आवाज में कहा, ये सिग्नल फ्लेयर है, वक्त नहीं है, सब जल्दी भागो। अभी तक सब कुछ खोने का मतलब समझ भी नहीं पाए थे कि धम्म जमीन कांप उठी। एक विशाल साया जैसे मौत की दुनिया से आया हो सीधा दाएं हांग के पीछे आ गिरा। एक ऐसी चीज जिसका बदन इंसान का था और सर भेड़िए का, जिसकी आंखों में शिकार की आग भड़क रही थी। उसने पलक झपकते हाय सुनहरे बालों वाले पर हमला कर दिया, जिससे उसकी कमीज फट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। मौत से भाग तो गया, पर वो बस खांसने वाली लाश बन चुका था। हर खांसी के साथ खून का एक घोल निकलता। वैन एम्यूसी हल्का सा कांप उठा, लैंक्यूएट की तरफ मुड़कर फुसफुसाया, ये कौन सा मॉन्स्टर है? दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर गुराया और फिर बड़े आराम से उस आदमी के बाकी बचे आधे बदन को भी खा गया। वो सेफ्ट कपड़ों वाला जो अभी जिंदा था, अपने भाई को टुकड़ों में बनता देख ना सह सका। वो जिंदा गोली की तरह आगे बढ़ा,
खबरदार, बदतमीजी मत कर। ट्रुओंग दाइहांग ने उसे अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते देख गरज कर कहा, बेवकूफ, वापस आ, उधर मत जा। वहां टैब तक बहुत देर हो चुकी थी। उससे भी बड़ा एक हाथ तेजी से आया और उसे जमीन पर ऐसे दबा दिया जैसे कोई टिकट चिपका रहा हो। उसका सर्वाइवल सूट बस दिखावे के लिए था, डिफेंस के लिए नहीं। नतीजा वही हुआ, वो भी अपने दोस्त के पास चला गया। वो डीमन हाउंड धीरे से दाइहांग की तरफ मुड़ा, जैसे अगला शिकार टॉल रहा हो। वो भी डांग रह गया, पसीना ऐसे बह रहा था जैसे बांध टूट गया हो। उसने कितना भी अच्छा सर्वाइवल सूट पहना हो, दूसरे अटैक को झेलने की हिम्मत नहीं थी। लैंग एन ने आसपास देखा, उसकी आंखों में अब भी बेचैनी थी। उसने इशारे से पूछा, उन दोनों को बचाना है क्या? मास्टर लैंग एन अभी भी हिचकिचा रहा था, तो वैन एम्यूसी ने फौरन जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज में पकड़ थी। इतना मत सोचो, जल्दी भागो, वो लोग बचने वाले नहीं हैं। उस वक्त एक और कोने में ट्रुओंग दाइहांग ने अपनी गुन निकाल ली थी। उसकी आंखों में वो तेजी थी जैसे आने वाले खतरे को पहले ही भांप गया हो। वो मन ही मन गुराया, HMPH, मेरा सिल्वर आर्म्ड आर्मोर तो टूट चुका है, अब अगर एक और पंजे का वार पड़ा तो मैं पक्का गया। सोचने का वक्त नहीं था। दाइहांग अपनी टीम के साथ पीछे हटा हुआ सामने वेल डीमन हाउंड के सर पर लगातार गोलियां बरसा रहा था। पर तभी खतरा एक और तरफ से आ गया। एक और डीमन हाउंड ना जाने कहां से कूदकर रास्ता रोकने आ गया। उसके कंधे पर एक ड्वार्फ सोर्सरर बैठा था, जिसके चेहरे पर घमंड था और उसकी हंसी चाकू जैसी तेज थी। ही है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हालत और भी गंभीर हो गई थी। वैन एम्यूसी ने तुरंत रिएक्ट किया, पंजे के वार से बचने के लिए झुका और जोर से चिल्लाया, ये ठीक नहीं है, आगे भी एक है। दाइहांग ने तुरंत पलटकर चेतावनी दी, वो इस ट्राइब का एल्डर है, रुको मैट, आगे बढ़ो। वॉर चैरियट की तरफ पीछे हाथों। और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। पूरी टीम ने रास्ता बदल लिया, तुरंत गाड़ी की तरफ मुड़ गए। भागते हुए भी वैन एम्यूसी खुद को रोक नहीं पाया, उसकी आवाज में शक था। इतने सारे डीमन हाउंड्स अचानक कहां से आ गए? ये तो कभी साथ नहीं होते। ट्रुओंग दाइहांग ने दांत पीस कर कहा, हम पक्का इस ड्वार्फ सोर्सरर एल्डर के जाल में फांस चुके हैं। वैन एम्यूसी खुद को रोक ना सका और फौरन पूछा, कौन सा जाल? ट्रुओंग दाइहांग ने जवाब दिया, उसकी नजरें अब भी फ्रंट लाइन पार थी। अभी जो सिग्नल फ्लेयर छोड़ा था, वो ही उनका एक दूसरे को बताने का तरीका था, हम घेरे में आ चुके हैं। लैंग ट्यूएट ने भी जल्दी से अपनी बात राखी, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। ये ड्वार्फ सोर्सरर एल्डर बहुत चालाक है, लगता है ऐसी खबर मिल गई है कि पिछले कुछ दिनों से हमने दूसरे ट्राइब्स को खत्म किया है, इसलिए इसने ये चाल चली है। अभी वो होश में आए भी नहीं थे कि एक और डीमन हाउंड अचानक सामने आ गया, उनका पीछे हटने का रास्ता काट दिया। वैन एम्यूसी ने घबराहट में पीछे मुड़कर पूछा, अब क्या करें? ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। पूरी टीम ड्वार्फ सोर्सरर लीडर्स और नीचे लेवल के मॉन्स्टर्स के झुंड से बुरी तरह घिर चुकी थी। घेरे के बीच में लैंग एन घबराहट से रो पड़ने वाला था। ओह, अब क्या करें दोस्तों? ट्यूएट दीदी, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। जब हालत बिल्कुल तनावपूर्ण थी, तब ड्वार्फ सोर्सरर एल्डर की आवाज गूंज उठी, पिछले कुछ दिनों से तुमने हमारे कितने ही साथी मारे हैं ना? आज इसी जगह मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। वैन एम्यूसी ने होंठ भींचकर तेज ताना मारा। ओह, ये बदसूरत चीज भी इंसानों जैसी बातें करना जानती है। ऐसा अजीब क्रीचर मैंने पहली बार देखा है। ड्वार्फ सोर्सरर झटके से पीछे हटा। बदसूरत? बेवकूफ, मैं एक ड्वार्फ सोर्सरर ट्राइब का कमांडर एल्डर हूँ। मैं एक इंटेलिजेंट स्पेस मॉन्स्टर हूँ, समझे? लुक कुओंग बिना हिचकिचाए आगे बढ़ा, उसकी आवाज ठंडी और साफ थी। HMPH, तुम तो बस एक हरामखोर एल्डर हो। उनकी बातें अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि वो एल्डर गुस्से से गुराया। तुम छोटे बच्चे, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। तुम मेरे हाथ में हो और फिर भी मुझे कमजोर समझते हो। तुम मौत को बुलाना चाहते हो ना? उसने अपना कोड़ा घुमाया और हुक्म दिया, जल्दी से इनका काम तमाम कर दो। वो तमीज किए ह्यू डीमन हाउंड्स ने तुरंत हुक्म माना। वो गुराते हुए आगे बढ़े। उनसे ऐसी बदबू आ रही थी जैसे सत्ती हुई लाशें हो। उनके नुकीले दांत, जो गंदगी से भरे थे, उनकी लार में चमक रहे थे। सब घेर लिए गए थे। पूरी टीम के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इन्हें चेयर फाड़ दो मेरे लिए। वो दो खूंखार डीमन गोल अब उनकी तरफ लपके। उन्होंने अपने नुकीले दांतों वाले मुंह खोले जैसे सबको जिंदा निगल जाएंगे। तभी वैन एम्यूसी ने सिस्टम एक्टिवेट करते हुए कहा, ट्यूएट दीदी, आप ही यहाँ अकेले हैं जो बाहर निकल सकती है। थोड़ी देर बाद आप गाड़ी तक दौड़ कर जाना और फिर गाड़ी लेकर हमें लेने आना।
हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक आप लौट ना जाओ। ये सुनकर लैंग ट्यूएट ने घबराहट में पूछा, मेरे वापस आने तक क्या तुम श्योर हो? वैन एम्यूसी हल्के से मुस्कुराकर बोला, सच कहूँ तो पक्का नहीं कह सकता। तो एक पाल रुककर उसने तुरंत सिस्टम में हाथ डाला और कुछ ढूंढने लगा। तुरंत बाद वैन एम्यूसी ने उसमें से एक चमकती हुई लंबी तलवार निकाली। वो उछलकर तेजी से हमला करने लगा और पीछे ये कहकर छोड़ गया, बेहतर होगा कि आप जल्दी वापस आ जाओ। लैंग ट्यूएट ने उससे आगे बढ़ते देखा और वो भी उसके पीछे कूद गई। लैंग ट्यूएट ने तेजी से विचेस के सर पर कदम रखकर अपनी स्पीड बढ़ाई। इधर अकेला वैन एम्यूसी हाई घेरे को तोड़कर आगे बढ़ रहा था। उसकी तलवार दुश्मनों को काटती जा रही थी, जिसे उन्हें लगातार नुकसान हो रहा था। एक विच ने वैन एम्यूसी को निशाना बनाया और उस पर लपकी, लेकिन उसकी तलवार ने पलक झपकते ही उसके सीने पर वार कर दिया। उधर लैंग ट्यूएट बाहर निकलकर मदद ढूंढने जा रही थी, तभी एक ड्वार्फ सोर्सरर ने उससे देख लिया और उसका रास्ता रोक लिया। लैंग ट्यूएट ने उसे झटके में पीछे छोड़ दिया। पसीने में लथपथ उसने मन ही मन में कहा, मेरी गुजारिश है, मेरे वापस आने तक पक्का डेट रहना। उसी पाल ना जाने कहां से एक डीमन गोल निकल आया। वो गुराया और उसकी तरफ लपका। लैंग ट्यूएट एक पाल के लिए घफलात में थी। जब तक वो पलटती, डीमन गोल उसके बहुत करीब आ चुका था। उसी वक्त एक जोर की टक्कर हुई और स्क्रूज और दूसरे औजार हवा में बिखर गए। किस्मत से उसका छोटा भाई लैंग एन तुरंत अपनी दीदी के सामने आ गया और लैंग ट्यूएट को एक वार से बचा लिया। अपने भाई का खून उसके लिए बहता देख लैंग ट्यूएट ने फिक्रमंदी से पूछा, एन? लैंग एन ने दांत पीसते हुए हिम्मत से कहा, पीछे मत देखो, बस दौड़ते रहो। अगर आप टैंक चलाकर वापस नहीं आ पाई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुरंत बाद उसने अपनी अंदर की ताकत इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया, आ जाओ कुत्ते, तुम्हारा मुकाबला मुझसे है। जैसे ही उसने कहा, लैंग एनस डीमन गोल की तरफ लपका। अचानक हमले से वो एक पाल के लिए पीछे हट गया, लेकिन पलक झपकते ही उसके पंजे फिर से लैंग एन की तरफ बढ़े और जाहिर है वो भी खड़ा रहकर अस डीमन गोल को खुश होने नहीं दे सकता था। लैंग एन के हाथ में दो तलवारें तेजी से उसके सामने आ गई। फिर उसने अपनी दोनों तलवारें क्रॉस में जोड़ी और कमाल की तेजी से उन्हें गोल घुमाया। जब उसने सही मौका देखा, लैंग एन ने अपनी तलवार सीधे उस पर दे मारी, जिस टेक्निक को डैश मृत्यु चक्रव्यूह वार कहते हैं। आखिर उसने उस खूंखार डीमन गोल को मार ही दिया। लैंग एन का चेहरा खून बह